जैक एंड जिल दो किरदार हैं, एक लड़का एक लड़की है। ये पहाड़ पे गए और वहां जाकर उन्होंने गैर अखलाकी हरकतें की। ठीक है, ये एक थ्योरी है, ये पूरी उसके ऊपर एक नर्सरी राइम है। अब नर्सरी का बच्चा 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको आपने वो अल्फाज रटा दिए कि जिसके पीछे पूरा एक यानी गैर अखलाकी जो वर्ल्ड व्यू है वो छुपा हुआ है। हेलो यूनिवर्स नामी एक किताब है जो छठी क्लास का बच्चा, क्या उम्र होगी उसकी उम्र 10 साल होगी। ठीक है, ये अल्फाज देखें, दो लोगों के दरमियान कॉन्वर्सेशन चल रहा है। एक आदमी कहता है योर ए रिटार्डो, यानी रिटार्डो एक स्लैंग है, इसका मतलब है बेवकूफ, अहमक। सो यू प्रॉब्ली डोंट नो बट 5 times 5 equals to the number of times I made out with your sister। 10 साल के बच्चे को यह बताया जा रहा है कि एक लड़का एक आदमी दूसरे को क्या कह रहा है, गाली देते हुए कह रहा है कि तुझे पता नहीं है 5 मरतबा 5 times 5 equals the number of time, इतनी मरतबा तेरी बहन के साथ जिनसी इख्तिलात कर चुका। और 11 साल बच्चे को खुदा के ताल्लुक से यह बताया जा रहा है कि एक तो खुदा फीमेल है, ऊपर से वो अलियाज बिल्लाह सुम्मा अलियाज बिल्लाह, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी बार डांसर जैसा है। योर लिप्स लाइक चेरीज परफेक्ट टू किस। तो मुझे बताएं कि इस निसाब को पढ़ने के बाद वो कौन सा बच्चा होगा जो दीन पर बाकी रह जाएगा। हमने देखा कि भाई जब जिनको हम मुस्लिम स्कूल कहते हैं वहां पर भी ये निसाब पढ़ाया जा रहा है। तो हम क्या करें? हम ये करें कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है तो हम एपिस्टेमिक रीओरिएंटेशन करें। हमें अपने बच्चों को बेहतरीन लैंग्वेज पढ़ानी है, इंग्लिश, हमें बेहतरीन इंसान बनाना है, अच्छा वेल एजुकेटेड इंसान बनाना है, लेकिन हमें उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करना है। तो हमने बुरहान करिकुलम के ऊपर काम करना शुरू किया। फ़क़ाल अल-काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज आप हजरात की खिदमत में एक बहुत अहम मौजू लेकर हाजिर हुए हैं और ये एक मुनफरिद किस्म का मौजू है और एक अलग नौइयत की स्ट्रीम है। इसको इस नीयत से और इस मकसद से देखा जाना चाहिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और उनके ईमान की हिफाजत इससे वाबस्ता है। हम जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ आपके सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर के जिनका ताल्लुक़ इस्लामी फ़िक्र से है, उन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। और हकीकी मानों में ये कहा जा सकता है कि डायलॉग होता क्या है, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के दरमियान इन स्ट्रीमों के ज़रिए लोगों को अंदाज़ा हुआ और ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। इन तमाम स्ट्रीम्स का मकसद यही है कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की जाए और जो लोग दीन छोड़कर चले गए हैं किसी भी वजह से, उनको दीन में वापस लाया जाए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान दीन छोड़कर गया हो उसमें बुनियादी तौर पर ए से लेकर जेड तक, अलिफ से लेकर या तक उसी का अपना कसूर हो। बहुत सी मरतबा माहौल, इन्वायरमेंट, निज़ाम तालीम ये तमाम की तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एक इंसान को उसकी राह से, सही सीधी राह से भटकने में। तो जब मकसद ही ये है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें और मुसलमानों के ईमान की हिफाजत का सबब बने, जाहिर है कि हिफाजत करने वाला तो अल्लाह ताला है, तो फिर बाज़ मरतबा कुछ इस तरह के इक़दामात करने पड़ते हैं कि जो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा वक्त मांगते हैं, लेकिन फिर उनका असर भी बहुत पायदार होता है। मसलन एक शख्स है, कोई किताब लिख देता है। वो किताब अगर लिखी जाए तो जब तक वो किताब बाकी रहेगी और उस किताब को लोग पढ़ते रहेंगे तो लोग उस किताब से इस्तेफादा करते रहेंगे। मान लीजिए इमाम गजाली ने कोई किताब लिखी या इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कोई किताब लिखी, तो इन किताबों से
एक बड़ी तादाद में उलमा इस्तिफादा कर रहे हैं और ये आम लोगों की पहुंच से दूर है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर जाएं कि जिसको बच्चों से लेकर बड़े सब पढ़ें, तो जाहिर है कि अब आपने उस इफादे और इस्तिफादे का जो सर्कल है वो इतना वसी कर दिया कि जो भी उस सर्कल में दाखिल होगा इंशाअल्लाह उसकी फिक्र, उसकी आइडियोलॉजी, उसका ईमान महफूज रहेगा। यही मकसद है। तो हमारी स्ट्रीम्स का यही मकसद है। और आज मैं समझता हूं कि न तो इंजीनियर वाली स्ट्रीम उस मकसद के उरूज पे थी, न उवैस इकबाल वाली स्ट्रीम उस मकसद के उरूज पे थी, और न ही इससे पहले इस तरह की जितनी स्ट्रीम्स हुई हैं, सचवाला के साथ मुनाजरा हुआ था, न वो इसका नुक्ता उरूज था। जो हमने अभी तक काम किया है उसका जो नुक्ता उरूज है, जिसको मैं कहना चाहूंगा कि हम बिल्कुल हाइट पर पहुंचे हैं, वो ये है, वो आज की स्ट्रीम है। बहुत से लोगों के लिए शायद ये मौजू खुश्क हो चुके, हम लोग इस बात के आदी हो गए हैं कि एक मुस्लिम स्कॉलर है, वो दूसरे को किस तरीके से पंच मारता है और इसने उठा के फ्लाइंग किक मारी, वो उधर पलट के गिर गया। हम शायद अब इन चीजों के आदी हो गए हैं। उस आदत से निकलना भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हमेशा पंच और फ्लाइंग किक का ही असर हो। बाज मर्तबा आपको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है अगर आप अपनी उम्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी दीनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आज की जो स्ट्रीम है वो इस नियत से देखी जाए, चाहे आपको कुछ चीजें समझ में ना आए या चाहे आप समझें कि यार ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका इसमें शिरकत करना और फिर इस मैसेज को दूर तक पहुंचाना, यही दरअसल आज की स्ट्रीम की यानी कि कामयाब होने का सबब बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास 2 प्रेजेंटेशंस हैं और ये 2 प्रेजेंटेशंस बहुत अहम हैं और थोड़ा सा तफसील तलब मामला है। और इसमें आप हजरात का जो पहला ताउन है वो ये है कि आप आखिर तक इस स्ट्रीम को देखेंगे और पूरी बात को समझेंगे। और दूसरा जो आपका ताउन है वो ये है कि फजर की नमाज में इस मौजू पर आप हमारे लिए दुआ जरूर करेंगे और बाकी जो बातें हैं फिर वो उस वक्त होंगी जब मैं इंशाल्लाह आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दूंगा। तो एक सेकेंड रुके, मैं जरा सा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आप यकीनन स्ट्रीम पर देख पा रहे होंगे विजन एंड फिलॉसफी ऑफ बुरहान एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये एकेडमी अमेरिका में काम कर रही है और बड़ी मुस्तैदी के साथ और माशाअल्लाह कामयाबी के साथ यहाँ तालीम का सिलसिला जारी है। और इस ताल्लुक़ से मैंने कई मरतबा आप लोगों के सामने गुफ्तगू भी की है और 1 साल मुकम्मल इसको हो चुका है। 30 अगस्त को ये इदारा हमने कायम किया और उसमें तालीम का आगाज़ 30 सितंबर को हुआ था 2024 और अब हम 2025 के सितंबर के महीने में हैं, तो पूरा 1 महीना हो गया है। ये एक इस्लामिक स्कूल है, लेकिन यहां सवाल ये होना चाहिए कि ऐसी क्या यूनिक चीज है कि हम इसको इस्लामिक स्कूल कहें, बल्कि ये सवाल होना चाहिए कि एक स्कूल, इस्लामिक स्कूल कैसे बनता है और किन बुनियादों पर, किस वजह से आप किसी स्कूल को इस्लामिक स्कूल कहते हैं। तो उसकी 3 वजूहात हो सकती हैं, बल्कि 4 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो यह है कि भाई उसका जो निज़ाम है वो मुसलमानों के हाथ में है। इस तरह के स्कूल आपको दुनिया के बहुत से इलाकों में मिलेंगे, सिर्फ मगरिबी ममालिक में नहीं। इंडिया में इस्लामिक स्कूल का एक ट्रेंड चल रहा है, विच इज अ गुड थिंग। यानी मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। और आप कैसा भी स्कूल कायम कर दें, आप उम्मत के ऊपर एहसानी कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। चूंकि तालीम हमेशा कुछ ना कुछ मुस्बत किरदार ही अदा करेगी। तालीम कम से कम एक इंसान को इस बात की गैरत तो दिलाएगी ना कि वो चोर ना बने, करप्ट ना बने। इसके बावजूद कुछ लोग तालीम हासिल करके चोर और करप्ट बनते हैं, तो वो निजाम यानी जो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है उसका कसूर है, तालीम का कसूर नहीं है।
तो आप किसी भी तरह का स्कूल कायम करें, ये उम्मत के ऊपर आपने एहसान ही किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप एक इस्लामिक स्कूल का नारा देते हैं तो फिर इस्लामी स्कूल कैसे बनता है? पहला ऑप्शन तो यह है कि मुसलमान उसको मैनेज करते हो, मैनेज्ड बाय मुस्लिम्स। दूसरा ऑप्शन यह है कि भाई मुसलमान उसमें पढ़ते हो, चलो उसको इस्लामिक स्कूल कह ले। और तीसरा ऑप्शन यह है कि वो मुसलमान वहां पर असातिज़ा हो, टीचर्स हो, मुसलमान वहां पढ़ाते हो, टॉट बाय मुस्लिम्स। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया हैं तो क्या हम इसको मुसलमान इस्लामिक स्कूल कहेंगे? मैं समझता हूं कि अच्छा जी माफ कीजिएगा तो ये जो 3 बुनियादें हैं, इनकी वजह से हम एक स्कूल को मुस्लिम स्कूल तो कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे स्कूल को इस्लामी स्कूल कहना ज्यादती है। तो इस्लामिक स्कूल फिर किस बुनियाद पर कहें? वो है चौथी बुनियाद कि स्टूडेंट्स आर नर्चर्ड विद इस्लामिक वैल्यूज एंड सपोर्टेड इन प्रिजर्विंग देयर फेथ बेस्ड आइडेंटिटी। कि इस्लामिक स्कूल उस वक्त बनता है जब वहां आप स्टूडेंट्स को इस्लामी अक़दार और उस इस्लामी वैल्यूज की बुनियाद पर तालीम दें और उनकी फेथ बेस्ड आइडेंटिटी की हिफाजत करें। देखिए, आइडेंटिटी अलग अलग तरह की होती है। आइडेंटिटी होती है मुल्क की बुनियाद पर, मसलन कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई सोमाली है, कोई इजिप्शियन है, ये सारे मुल्क की बुनियाद पर आइडेंटिटीज हैं। कुछ आइडेंटिटीज होती हैं कौमियत या कह लें कि बिरादरी की बुनियाद पर। आपने हिंदुओं में देखा होगा कि ब्राह्मण हैं या जाट हैं, मुसलमानों में भी जाट होते हैं, और इस तरह की अलग अलग बिरादरियां, ये एक दूसरी आइडेंटिटी है। कुछ रिलीजियस आइडेंटिटीज होती हैं, मिसाल के तौर पर हिंदू जो अपने आप को फिलहाल आजकल ये कह रहे हैं कि जी ये एक कल्चरल आइडेंटिटी है, लेकिन हकीकतन ये एक रिलीजियस आइडेंटिटी है। या आप मजीद उसको बहुत ही टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करना चाहें तो सनातनी या क्रिश्चियन आइडेंटिटी है, जूविश आइडेंटिटी है, और इसी तरीके से एक इस्लामिक आइडेंटिटी है। ये सारी की सारी आइडेंटिटीज रिलीजन या फेथ बेस्ड हैं। तो एक स्कूल, हिंदू स्कूल उस वक्त होगा जब उसमें एक बच्चे की हिंदू आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाएगा। एक क्रिश्चियन स्कूल उस वक्त बनता है जब उसमें क्रिश्चियन आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाएगा। इसी तरीके से एक इस्लामिक स्कूल उस वक्त इस्लामिक स्कूल बनता है जब उसमें बच्चे की या उस स्टूडेंट की जो फेथ बेस्ड आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी, उसको प्रिजर्व किया जाए। अगर ये हो रहा है तो वो इस्लामिक स्कूल है, वरना वो इस्लामिक स्कूल नहीं है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक अहम चीज बताना चाहूंगा कि हम अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से प्रिजर्व करें। खुसूसन दुनिया में इस वक्त जो निज़ाम तालीम है वो 1835 से लेकर उस वक्त शुरू हुआ, खुसूसन जो इंडिया पाकिस्तान उस वक्त बर्रे सगीर था, और वहां, और इसके अलावा इंग्लैंड की जितनी भी कॉलोनीज थी, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, या चाइना भी उसके इंग्लैंड के तहत रहा, और भी दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, जहां जहां ये निज़ाम तालीम पहुंचा वहां वहां उन कॉलोनीज में, तो उन्होंने उस निज़ाम तालीम का एक मकसद रखा, और वो ये कि हमारे इस तालीमी निज़ाम के तहत परवरदा जो बच्चे हैं वो इंग्लैंड के बादशाह के ताबे बने, जहनी एतबार से। जिस्मानी एतबार से उनका रंग कोई भी हो, वो काले हों, गोरे हों, वो कुछ भी हो, लेकिन उनका जहन ये होना चाहिए कि वो बरतानिया उज़्मा के वफादार हों। ठीक है, ये उस एजुकेशन के निज़ाम का मकसद था। कॉलोनीज आजाद हो गई, लेकिन निज़ाम तालीम में वो तब्दीली जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, वो वहीं की वहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता कुछ मुल्कों ने अपनी तारीख को पढ़ाना शुरू किया। मसलन इंडिया में अगर आप CBSE का NCERT की किताबें उठा लें, या और भी जो मुख्तलिफ स्टेट बोर्ड्स हैं, तो उसमें आपको मिलेगा कि लोकल जो हिस्ट्री है वो पढ़ाई जाती है। वहां बांग्लादेश की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, अफगानिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, या दुनिया भर की जो दूसरे मुल्क हैं उनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि अपने मुल्क की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत यानी चेंजेस हुए, ये पेबंद लगे। लेकिन जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसके ऊपर सख्त हमला हुआ। आज आप ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि अगर एक बच्चा स्कूल से निकलता है, और खुसूसन अगर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकले, तो उसके जहन की हालत क्या होती है। आप हमारी स्ट्रीम को एक अरसे से देखते आ रहे हैं, हजारों की तादाद में, बल्कि मिलियंस
इसके व्यू हो चुके हैं, जो हमारी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, मिलियंस के करीब लोग इन स्ट्रीम्स को देख चुके हैं। इन सब में आपने क्या चीज कॉमन देखी? आपने ये देखा कि भाई हमारे पास बहुत से मुल्हिद आते हैं, एथीस्ट आते हैं, एग्नोस्टिक आते हैं। वो आते हैं कि जिनको इस्लाम की मोरालिटी के ऊपर एतराज है। वो आते हैं कि जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोरालिटी पर एतराज है। ये मोरालिटी पर एतराज क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि चूंकि उनको स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि क्या चीज मॉरल है और क्या चीज इमोरल है। ये डिसाइड कैसे होगा? ये आप तय करेंगे। और फिर वो अपनी उस मोरालिटी की बुनियाद पर इस्लाम के ऊपर एतराज करते हैं और यूं वो इस्लाम से फारिग हो जाते हैं, यानी वो मुल्हिद बन जाते हैं, अपोस्टेट बन जाते हैं। यही तो सारा फसाद है ना। ये फसाद कहां से आया? ये फसाद आया उस निजाम तालीम से, उस निसाब तालीम से कि जिसको पढ़कर अगर आप मोमिन बाकी रहें तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। असल बुनियाद उस निसाब तालीम की है कि किसी तरीके से आपसे आपका दीन छीन लिया जाए, किसी तरीके से आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाए। मुझे आप खुद बताएं कि आप अपने इर्द गिर्द जो मुसलमान देखते हैं कि जो स्कूल गए हैं, उनमें कितने लोगों को आप रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर बाकी देखते हैं? हो सकता है कि उनके दिलों में ईमान की रमक हो सकता है कि वो 2-4 वक्त की नमाज भी पढ़ लेते हो, चलो ठीक है, इतना मान लिया, लेकिन क्या रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए इतना होना काफी है? क्या वो उम्मत के लिए जीते हैं? ऐसा नहीं है। क्यों? चूंकि निसाब तालीम या निजाम तालीम ने उनको जो बता दिया वो और जिस तरीके से उन्होंने अपने 12 साल उस स्कूली निजाम में गुजारे, वो उसी को लेकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है कि हम इस तरह के निसाब तालीम को उम्मत के सामने पेश करें कि जिसमें फेथ बेस्ड आइडेंटिटी महफूज रहे। अब यहां 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि भाई सारे बच्चों को मदरसों में दाखिल कर दो, लेकिन अगर वो मदरसों में दाखिल हो जाते हैं तो वो आलिम तो बन जाएंगे, लेकिन फिर हमारे पास साइंटिस्ट नहीं होंगे, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होंगे, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं होंगे, हमारे पास आईटी प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, हमारे पास लॉयर्स नहीं होंगे, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो नहीं होंगे। हमें जिस तरह उलमा की जरूरत है, हमें मेडिकल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, इन सब की जरूरत है। लेकिन जब आप उधर जाते हैं और वहां इन अफराद को तैयार करते हैं तो फिर रिलीजियस आइडेंटिटी मुतासिर हो जाती है। तो उसके लिए हमने ये तरीका इख्तियार किया कि हम उस निसाब के पैराडाइम को बदल दें, उस निसाब के पैराडाइम को बदल दें। ये जो पैराडाइम आप अपनी स्क्रीन पर लफ्ज देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि एक फ्रेम है। पैराडाइम के माने फ्रेम क्या आते हैं। इसको एक मिसाल से लें, इसको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को समझा दूं। वो ये कि पैराडाइम बनता कैसे है। पैराडाइम बनता है ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर, और ह्यूमन राइट्स बनते हैं ह्यूमन इंटरेस्ट की बुनियाद पर। इसको एक मिसाल से आप इस तरीके से समझें कि मसलन स्लेवरी की मिसाल ले लीजिए आप। इस स्लेवरी ईवल, क्या गुलामी बुरी है? अगर आप आज से 150-200 साल पहले तारीख में चले जाएं तो ये सवाल जब आप करते तो हो सकता है कि बहुत से लोग आप पर हंसें कि भाई ये क्या बात हुई कि स्लेवरी गलत हो। स्लेवरी तो हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी इकोनॉमी की। अमेरिका में 1880 तक स्लेवरी बाकायदा कानूनी तौर पर थी और उसको हर तरफ प्रैक्टिस किया जाता था। और उस वक्त ये बहस चली कि क्या स्लेवरी को खत्म किया जाए या ना खत्म किया जाए। तो कुछ लोग ये कहते थे कि स्लेवरी को खत्म कर दिया जाए और कुछ लोग कहते थे कि नहीं किया जाए। जो लोग ये कहते थे कि स्लेवरी को खत्म कर दिया जाए, ये वो लोग थे कि जिन्होंने नॉर्दर्न अमेरिका में, अमेरिका का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, वहां पर फैक्ट्रीज बना ली थी। अब उन्हें वर्कर्स चाहिए थे। उनका इंटरेस्ट ये था कि जो स्लेव्स फील्ड्स में और खेतों में काम कर रहे हैं वो वहां से काम छोड़कर हमारी फैक्ट्री में काम करें। लेकिन ये वर्कर आएंगे कब? जब ये गुलामी का खात्मा होगा। गुलामी का खात्मा होगा तो उनको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे बनाने होंगे, तो पैसे बनाने के लिए हमारे पास काम करने के लिए आएंगे। तो ह्यूमन इंटरेस्ट को उन्होंने बदल दिया। जब ह्यूमन इंटरेस्ट बदल गया तो ह्यूमन राइट्स बदल गए। यानी एक जमाने में जहां इंसान का यह हक था कि वो दूसरे इंसान को गुलाम बना ले, अब उसके बाद इंसान का यह खत्म हो गया क्योंकि इंटरेस्ट बदल गया। और जब ह्यूमन राइट्स बदल गए तो अब पैराडाइम बदल गया। पैराडाइम का मतलब यह हुआ कि अब स्लेवरी ईवल हो गई। अब स्लेवरी बिल्कुल गलत है, आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते। तो देखें किस तरीके से पैराडाइम शिफ्ट होता है। इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। बात वहीं की रही, इंसान नहीं बदला, खेत नहीं बदले, फैक्ट्रियां नहीं बदली, सिर्फ किसी चीज को देखने का नजरिया बदल गया। जब वो नजरिया बदल जाता है तो उसी को पैराडाइम शिफ्ट बोला जाता है। ये जब आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, अब मैं एक और स्लाइड में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा हूं चूंकि ये ताकि जल्दी जल्दी आपके सामने मुकम्मल बात आ जाए। मैं एक और स्लाइड आपके सामने रखता हूं इंशाअल्लाह, और उसके बाद पूरा मुद्दा आपके इल्म में बिइज़्निल्लाह ताला आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ, ये है एपिस्टेमिक
रीओरिएंटेशन। ये इतना जो खतरनाक जिन्नाती किस्म का लफ्ज है, इसका मतलब क्या है? एपिस्टेमिक रीओरिएंटेशन। एपिस्टेमिक लफ्ज निकला है एपिस्टेमोलॉजी से, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट स्टडीज नॉलेज, इट्स नेचर, सोर्सेज, लिमिट्स एंड वैलिडिटी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब इतना है कि आप जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं वो बता दें, जो कुछ भी जानते हैं वो कैसे जानते हैं। ये एपिस्टेमोलॉजी है, जो फिलॉसफी की एक ब्रांच है। इसी एपिस्टेमोलॉजी से लफ्ज निकला है एपिस्टेमिक। रीओरिएंटेशन किसको बोलते हैं? अ चेंज इन डायरेक्शन, फोकस और अप्रोच, कि किसी भी चीज का किबला बदल देना, यह रीओरिएंटेशन है। तो एपिस्टेमिक रीओरिएंटेशन का मतलब है तालीम का किबला बदल देना। तालीम का किबला अगर आपका पेट है तो आप तालीम हासिल करेंगे अपने पेट के लिए, पेट पूजा के लिए। और फिर अगर वाकई मकसद पेट है तो फिर उस तालीम को हासिल करके आप करप्ट बनेंगे, उस तालीम को हासिल करके आप चोर बनेंगे। ये जो बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़े बड़े करप्शन होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, या इंडिया पाकिस्तान में हजार करोड़ के, ये क्या आम चोर कर लेते हैं? नहीं, ये वो करता है कि जिसको मालूमात हो मुकम्मल, जो बैंकिंग के निजाम को जानता हो, जो हुकूमत के निजाम को जानता हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी हजारों करोड़ के करप्शन करते हैं। क्यों? चूंकि उन्होंने जो तालीम हासिल की है, उन तालीम का जो किबला है वो पेट है। तो पेट पालने के लिए या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो करप्शन करते हैं। लेकिन जब हम उस एपिस्टीम को, यानी तालीम के किबले को बदल देंगे और एपिस्टेमिक रीओरिएंटेशन करेंगे कि तालीम का मकसद पेट की पूजा नहीं है, बल्कि तालीम का मकसद अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए खुदा की इबादत करना है, तो अब जब इंसान उस निजाम को पढ़कर या उस निसाब को पढ़कर निकलेगा तो वो एक अच्छा इंसान होगा। यह है इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद, द पर्पस ऑफ द एपिस्टेमिक रीओरिएंटेशन इज टू रिस्टोर रेवलेशन टू इट्स राइटफुल सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन एंड नॉलेज। कि इस पूरे प्रोजेक्ट का, जिसका नाम हमने ER रखा है, एपिस्टेमिक रीओरिएंटेशन, इसका मकसद है कि वही को मरकजी जगह अता की जाए, कि वही सेंटर हो, while reframing how Muslims acquire, interpret and apply knowledge। आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। ये देखें कुछ एग्जाम्पल्स कि अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है दुनिया भर में हमने इस यानी आज की प्रेजेंटेशन में 3 जगह के निसाब रखे हैं। पहला अमेरिका का, और अमेरिका में तरह तरह के निसाब हैं, उनमें जो एक स्टैंडर्ड का निसाब है, अच्छा निसाब है, वो है CKLA। तो हमने उसको सामने रखा, उसकी चंद एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी कि कैसे इस्लामिक स्कूल में पढ़ाया जाता है, कैसे इस्लामिक स्कूलों में ये निसाब पढ़ाया जा रहा है और क्या उसका नतीजा निकलेगा। ये पहली मिसाल होगी। उसके बाद हम इंडिया की कुछ मिसालें लेंगे, जैसे NCERT की कुछ किताबों के हवाले और उनके रेफरेंसेस। और उसके बाद पाकिस्तान में भी मसलन कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है और भी दुनिया भर के दूसरे इलाकों में चल रहा है, वहां की। और उसके बाद हम बुरहान में क्या निसाब तालीम तैयार कर रहे हैं, उसकी मिसालें इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे, ताकि पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाए। तो ये पहला जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है एक बहुत मशहूर नर्सरी राइम, रिंग अराउंड द रोजी। ये बच्चा जानता है, और इंडिया में या बर्रे सगीर में रिंगा रोजी के नाम से बच्चों को ये राइम सिखाई जाती है। हम जो माँ बाप हैं वो ये समझते हैं कि यार एक पोएम ही तो है ना, एक बच्चे को थोड़ा सा यानी उसको सिंगिंग सिखा दी, उसमें कुछ अल्फाज हैं, वो अंग्रेजी के अल्फाज हैं, बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। तो अब वालिदैन तो मुतमईन हो गए और स्कूल वालों को भी पता नहीं है कि क्या अच्छे अल्फाज के जरिए जहर घोला जा रहा है। लेकिन ये जो कितनी मशहूर पोएम है, रिंग रोजी या रिंग अराउंड रोजी, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है ये किसी को नहीं पता है। मेरे साथ शेख मोहम्मद बिलाल है। सो कैन यू प्लीज डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम? जी सर, the wording, that the word choice that's already there, ring around the rosy, and that's the version that we use here in the United States. Ring around the rosy, a pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. So this is referring to the Black Plague, and this script is from BBC Music Magazine. Is
is Ring Around the Rosie, the darkest nursery rhyme. Scholars have long maintained that this cryptic rhyme is about the deadly plague, which was referred to as the Black Plague in medieval Europe. So the ring around, the round dots and everything is referring to the skin that they would have, and the posies that they're referring to is something superficial. It was a sort of flower or herb that they would keep with themselves to stay away from this plague. And then at the end, they have ashes, ashes, we all fall down. Because the skin would turn like ash in the plague itself, and they would start falling down, meaning they would start dying. And this is being taught in preschool, pre-K, kindergarten. यानी खुलासा इनकी बात का निकला, और ये बीबीसी मैगजीन के हवाले से है कि रिंग अराउंड द रोजी दरअसल मिडीवल में, यानी जो डार्क एजिस थे यूरोप में, उस वक्त ताउन फैला था, प्लेग फैला था, और उस वक्त वहां लोग इस तरह की सुपरस्टिशियस रवैयों में गिरफ्तार थे। दवाएं नहीं थी, मेडिकल ने तरक्की नहीं की थी, तो उस वक्त की याद दिलाती है ये पोम, जिस वक्त लाखों के तादाद में लोग प्लेग का शिकार हो गए थे। तो किस तरीके से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो उस वक्त सूरत हाल थी, उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो आप जरा इस चीज को देखें कि चाहे आपका बच्चा मलेशिया में हो, चाहे आपका बच्चा सऊदी में हो, वो मक्का के इस्लामिक स्कूल में पढ़ रहा हो, अगर वो इंग्लिश मीडियम है तो ये बच्चा रिंग अराउंड द रोजी जरूर गाएगा। और वो क्या गा रहा है कि यूरोप में जब प्लेग फैला था तो लोग क्या कर रहे थे, और उसको वो सेलिब्रेट कर रहा है। ये कोई गमनाकी वाला की पोएम नहीं है, बल्कि ये सेलिब्रेशन वाली पोएम है। जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक मशहूर नर्सरी राइम है, जैक एंड जिल। या सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? So in Jack and Jill, we see Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling down. So if we go into the next slide. So there's several theories about where Jack and Jill came from. And one of them is that this was a myth about Juki and Bill, a brother and sister who were taken by the moon while fetching a pail of water. Another is that this was for one of the King Charles I, his attempt to reform the taxes, and then the crown broke his crown was literally referring to the king falling out of power because of all the taxes and the revolts that took place. And the third is that there was a young couple in Somerset that went up the hill to do some hanky-panky and hide out and do some things over there. So either whatever theory is taken, it's the same thing. हाँ, मसलन जैक एंड जिल दो किरदार हैं, एक लड़का एक लड़की है। ये पहाड़ पे गए और वहां जाकर उन्होंने गैर अखलाकी हरकतें की। ठीक है, ये एक थ्योरी है, ये पूरी उसके ऊपर एक नर्सरी राइम है। अब नर्सरी का बच्चा 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको आपने वो अल्फाज रटा दिए कि जिसके पीछे पूरा एक यानी गैर अखलाकी जो वर्ल्ड व्यू है वो छुपा हुआ है। तो कैसे बच्चों के जहन में बचपन से ये चीजें डाल दी जाती हैं। ठीक है, कोर नॉलेज लैंग्वेज आर्ट्स, ये है CKLA। अमेरिका के बहुत से स्कूलों में CKLA यानी लैंग्वेज आर्ट का ये निसाब दाखिल है। इसके ग्रेड 6, ये बता दूं मैं आपको कि अमेरिका में आमतौर से लफ्ज ग्रेड इस्तेमाल होता है क्लास के लिए, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंडिया पाकिस्तान में स्टैंडर्ड का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो 6ठी क्लास में हेलो यूनिवर्स नामी एक किताब है, जो 6ठी क्लास का बच्चा, क्या उम्र होगी उसकी उम्र 10 साल होगी। ठीक है, ये अल्फाज देखें, इसमें जो आपके सामने स्क्रीन पर है, 2 लोगों के दरमियान कॉन्वर्सेशन चल रहा है। एक आदमी कहता है यूर ए रिटार्डो, यानी रिटार्डो एक स्लैंग है, इसका मतलब है बेवकूफ, अहमक। सो यू प्रॉब्ली डोंट नो बट 5 times 5 equals to the number of times I made out with your sister. To make out का मतलब है जिनसी इख्तिलात। 10 साल के बच्चे को यह बताया जा रहा है कि एक लड़का एक आदमी दूसरे को क्या कह रहा है, गाली देते हुए कह रहा है कि तुझे पता नहीं है 5 मरतबा 5 times 5 equals the number of time, इतनी मरतबा तेरी बहन के साथ जिनसी इख्तिलात कर चुका हूं। ये लैंग्वेज आर्ट की किताब में लैंग्वेज पढ़ाने के लिए ये क्या जरूरी था कि इस कदर बदतहजीबी वाले जुमले किताबों के अंदर शामिल किए जाएं और 10 साल के बच्चों को बता दिया जाए कि ये क्या होता है। 7वीं क्लास में 7th ग्रेड में एक किताब है, उसमें एक गॉडेस का यानी जो फीमेल खुदा है
उसका डिस्क्रिप्शन आया है, तो उसको कहा जा रहा है कि योर लिप्स लाइक चेरीज परफेक्ट टू किस। हर जुमले का हम तर्जुमा भी नहीं कर सकते। ये विच ग्रेड इज दिस? This is grade 7. ग्रेड 7, यानी बच्चा अभी 11 साल का हुआ है और 11 साल बच्चे को खुदा के ताल्लुक से यह बताया जा रहा है कि एक तो खुदा फीमेल है, ऊपर से वो अल-इयाज़ बिल्लाह सुम्मा अल-इयाज़ बिल्लाह, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी बार डांसर जैसा है। योर लिप्स लाइक चेरीज परफेक्ट टू किस। तो मुझे बताएं कि इस निसाब को पढ़ने के बाद वो कौन सा बच्चा होगा जो दीन पर बाकी रह जाएगा, और अगर रह गया तो फिर ये खुदा ताला का फजल है। ये मैं बता दूं कि यूरोप, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, जहां पर भी स्कूली निजाम है, ये शिर्क सेंट्रिक है। शिर्क सेंट्रिक का मतलब है कि इसका मकसद सिर्फ एक है, वो है शिर्क को प्रमोट करना। रोमन दौर से, चूंकि ये जो मगरिबी तहजीब है वो अपने आप को रूमियों से मरबूत करती है, कहती है हम रोमन सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन है, और रोमन सारे के सारे मुशरिकीन थे, इल्ला माशाअल्लाह कुछ जो क्रिश्चियन हो गए वो भी मुशरिकी हैं तकरीबन। ये वजह है कि आप देखेंगे कि लैंग्वेज आर्ट में, इसी तरीके से हिस्ट्री में, सोशल स्टडीज में सबसे ज्यादा जिस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है वो है रोमन सिविलाइजेशन। उसका एक हिस्सा है नॉर्स मिथोलॉजी। थोड़ा सा कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? So Norse mythology, this is the background, this is the whole structure for myths that the Greeks and Romans used, and many of the popular TV shows that we have today, many of the movies, for example, Marvel, Game of Thrones, and all these different wahiyat and all the random stuff that we have. Let me stop you here. Game of Thrones. So is this a movie or is it a web series or is it a game? It's a TV show. It's a TV show. Okay. So I'm sure many people from our viewers, हमारे viewers में बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जिन्होंने Game of Thrones को देखा होगा, and I'm sure कि बहुत सारे video games भी ऐसे होंगे जो Norse mythology के ऊपर डिपेंड करते हैं. Is that true? That is, yes. For example, video games I don't know off the top of my head. ठीक है. But, तो ऐसे बहुत सारे Marvel games, Marvel movies. There you go. तो ये सारे वीडियो गेम जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और ये इन कैरेक्टर्स में क्यों खो जाते हैं? क्योंकि स्कूलों में वो ये पढ़ते हैं ना, स्कूलों में इस पूरी मिथोलॉजी को पढ़ाया जाता है। ये सारे के सारे कौन लोग हैं जो आप देख रहे हैं? Can you introduce some of these characters? So many of these are either gods, or if they're not gods, then they're demigods. So they're either half human, half god, or children of gods. And this is being taught in grade 3. तीसरी क्लास में, ग्रेड 3 में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि ये नॉर्स मिथोलॉजी है, और ये जो सारी तस्वीर आप देख रहे हैं या तो ये खुदा हैं या डेमी खुदा हैं, यानी खुदा के बच्चे हैं जिनके अंदर खुदाई पावर है। इमेजिन करें कि तीसरी क्लास का बच्चा कि जिसकी अभी उम्र 7-8 साल है, 7 साल है, 6 साल है, वो बच्चा खुदा के ताल्लुक से क्या पढ़ता है, और फिर पूरी जिंदगी वो फिल्में भी वही देख रहा है, वीडियो गेम्स भी वही देख रहा है, तो फिर ऐसा बच्चा अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बाकी कैसे रखेगा? उसका ईमान बाकी रह जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये CKLA में ये सब पढ़ाया जाता है। अब हम तेजी के साथ चलते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE बोर्ड में फर्स्ट फ्लाइट, या कैन यू एक्सप्लेन दिस? So this is being taught in class 11, and the way that it's structured is a short poem by Robert Frost, who's considered one of the great poets of the Western civilization. So they say, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Now this hemlock tree can just sound like, okay, it's another type of tree that is just out there. But in reality, the hemlock tree, it was something that had poison within it. And it was a pagan ritual in the Greek tradition that they would make a drink, make wine and stuff out of it, and they would drink it. So the whole story is based off of a tradition and is based off of drinking and pagan rituals. जी हाँ, ये पेगन रिचुअल का मतलब होता है मुशरिकाना शिआर। तो ग्रीक ट्रेडिशन में यानी यूनानी तहजीब में, चूंकि वे भी एक मुशरिकाना तहजीब है, उसमें हेमलॉक ट्री का एक यानी एक अहम किरदार है। उसके जरिए कुछ ड्रिंक बनता था, और उस पूरी यानी ट्रेडिशन को, जो मुशरिकाना ट्रेडिशन है, उसको डस्ट ऑफ स्नो नामी एक पोम में जगह दी गई है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है, और ये क्लास 11 में हर बच्चा जो CBSE बोर्ड में जाता है वो ये पढ़ता है। ठीक है, तो और इसको ऐसा नहीं कि टीचर अगर अक्लमंद होगा तो शायद वो उसको क्रिटिकली पढ़ा दे,
लेकिन आमतौर से इसको इसलिए पढ़ाया जाता है कि भाई इससे जबान आ रही है। तो ये क्या जरूरी है कि जबान सिर्फ मुशरिकाना ही हो? क्या मोमिनाना जबान नहीं हो सकती? जी, अमेंडा, so can you explain this? Yeah, Amanda, this entire thing is based out of going against Birrul Walidain and going against parents. So the whole concept of the poem is that every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents/elders do not allow you to do. इसका पूरी कहानी का मकसद क्या है अमेंडा नामी? कि बच्चों को वालिदैन के खिलाफ बागी कैसे बनाया जाए। इसका आगाजी होता है कि तुम ये समझते होंगे कि तुम्हारी आजादी को भी कंट्रोल किया जा रहा है। कुछ ऐसी बातें तुम लिखो और बताओ कि तुम्हारे वालिदैन कैसे तुम्हें कंट्रोल करते हैं। और फिर ये पूरी कहानी नज्म की शक्ल में बयान कर दी गई कि कैसे अमेंडा नामी कैरेक्टर ने अपने वालिदैन के खिलाफ बगावत की। ये क्लास 11 का बच्चा, उसको अंग्रेजी जबान के नाम पर वालिदैन का बागी बनाया जाता है। वालिदैन का बागी बनने का क्या मतलब है? कि फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो जाए। जब फैमिली स्ट्रक्चर तबाह होगा तो फिर क्या होगा? वो तमाम के तमाम खराबियां आएंगी जो इस वक्त यूरोप और अमेरिका में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यह है उस मुल्क के निसाब तालीम का हाल कि जो ये कह रहा है कि भाई हमारी अपनी सिविलाइजेशन है, हमने जदीद एजुकेशन पॉलिसी 2020 कर दी, इंट्रोड्यूस और फला ढिका, ये सब ये वहां पर सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की किताबों में क्लास 11 में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एनीथिंग इंपॉर्टेंट हियर? ये तो वही है। It's a continuation of the same one, and in that one, if Musa, if you can go back a slide real quick. Okay. जी. So anywhere that you see that there's parentheses, that's what the child is thinking, and anything that's written in normal text, that is what the parent is saying and commanding the child to do. So in their mind, they're like, "Oh, we want to escape, we want to escape, we want to escape." यानी जो जो पैरेंथेसिस में जो इबारत है वो बच्चा सोच रहा है अपने जहन में, और जो वैसी जैसे स्टॉप द सल्किंग एट वंस, तो ये जो है बाप या माँ बाप उसको कमांड कर रहे हैं और बच्चा जो है बागियाना तेवर अपने जहन में पाल रहा है। जी। So this one was up. This is the legend about the tea. इसको मैं थोड़ा सा बयान कर दूं। ये चाय की कहानी है। चाय की कहानी ये भी सीबीएसई निसाब का हिस्सा है। इसमें यह है कि दो लोग बात कर रहे हैं, एक ने चाइनीज कहा कि चाय का ताल्लुक चाइना से है, और दूसरे ने कहा कि नहीं, चाय का ताल्लुक इंडिया से है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। और वो इस तरीके से कि एक बुद्धिस्ट था, वो मेडिटेशन कर रहा था, उसको नींद आ रही थी, तो उसने सोचा कि मैं जागूं, तो उसने अपनी पलकों को काट लिया ताकि वो सो ना सके, और फिर उसकी जगह the leaves of these यह है कि during 10 tea plants grew out of the eyelids. So जो eyelids जो पलकें थी जब वो गिरी तो वहां से चाय के 10 दरख्त जो है वहां ग्रो हुए, और इस तरीके से चाय का कल्चर चला। तो यानी चाय जैसी आम चीज को भी मजहबी रंग दे दिया गया कि ये फला मजहब से आई है। अब आप जब भी चाय पियेंगे सोचेंगे कि यार एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, ये दरअसल उसी की कारस्तानी है कि हम चाय पी रहे हैं। जी, ओके, या we'll skip this. ये है दूसरा इंडिया में बहुत कॉमन इंग्लिश मीडियम का बोर्ड है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ICS। ठीक है, इसमें क्या कुछ है जरा उस पे भी गौर कर लें। होता यह है कि हम अपने बच्चों को लाखों लाख रुपए की फीस देकर इन स्कूलों में भेजते हैं, ठीक है, ये सोचकर के ये बहुत आला तालीम हासिल करेंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ बच्चे आला तालीम हासिल करते हो, लेकिन वो क्या जहर पीकर अपने घरों में आते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। ये किस स्टैंडर्ड की, which class is this? This is secondary education. Secondary education. तो secondary education का मतलब ये है कि it might be समझ ले कि 6th to 9th, 5th to 9th, 5th to 9 में कहीं होगी किसी जगह, या 5th हो सकती है, 6 में हो सकती है, 9 में हो सकती है। तो what is it about? Can you explain briefly? This is it's just about two, a boy and a girl, which are meeting each other. She's looking at him, he's looking at her, and the natural integrity of this bright black-eyed girl seemed very funny to Tarapara. He tried hard to win her over by singing, playing flute, but to no avail. So it's all romance.
which is being taught in 5th, 6th grade. तो अब देखें वो बच्चा कि जिसकी अभी उम्र 12-13 साल है, वो ये रोमांटिक रीडर पढ़ रहा है कि जिसमें एक लड़का आता है और वो स्विम करता है, लड़की उसको देखती है और वो उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और बाकायदा जो इमेजेस बनाई हैं वो भी इस तरीके से हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि क्या ये लिबास यानी जिसको कहना है भड़कीला, वो नहीं है। पूरी कहानी जो है वो इसी के ऊपर है कि कैसे लड़की उस लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है अलग अलग हरकतें करके। ये 11, 12, 15 साल के बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। जी हाँ। The one that we have after that, and it's a book which is referred to as There Will Come Soft Rains, and in which the second paragraph, the house was an altar with 10,000 attendants, big, small, servicing, attending in choirs. But the gods had gone away, and the ritual of the religion continued senselessly, uselessly. ये कौन सी ग्रेड में है? This is also secondary education. सेकेंडरी एजुकेशन यानी वही 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में कहीं होगा। उसमें एक किसी जगह का डिस्क्रिप्शन किया गया है और उसमें यह है कि बहुत सारे अटेंडिंग यानी बहुत सारे लोग हैं जो इबादत के लिए वहां जमा हुए हैं, लेकिन जो खुदा हैं वो सारे चले गए कहीं। अब जो रिचुअल्स है, रिचुअल ऑफ रिलीजन कंटिन्यूड सेंसलेसली एंड यूजलेसली। जब खुदा ही नहीं है तो भाई तुम इबादत किसकी कर रहे हो? तो ये जो इबादती जो शिआर है वो चलते रहे सेंसलेसली, यूजलेसली, यानी गैर माकूल तौर पर और बगैर किसी नतीजे और फायदे के। तो खुदा चला गया, लोग इबादत कर रहे हैं और वाहियात तरीके पर इबादत कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ये उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जिनकी उम्र अभी कच्ची है और जिनके वालिदैन ये सोचते हैं कि हम इनको बड़ा अच्छा इंसान बनाएंगे, लेकिन उस चक्कर में मजहब और रिलीजियस आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। इसको हम अभी स्किप कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। ये है क्लास 7, ठीक है। अच्छा, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें थोड़ा सा तेज चलना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप सब जानते हैं 2020 में क्या हो रहा है कि स्कूलों को पाबंद बनाया जा रहा है कि आप कैसे मुशरिकाना शायर को अपने स्कूलों में नाफिज करें, सूर्य नमस्कार करें वगैरह वगैरह। तो इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। अब आ जाए कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज का निसाब इंडिया में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, चूंकि ये इंटरनेशनल है। So can you explain this briefly, please? Primary English learner है ये, book 1, प्राइमरी यानी बिल्कुल फर्स्ट सेकंड ग्रेड का। जी, this is class 1 or class 2, depending on where the student is. And the pictures are all, they're hugging. Daddy give Panda a big hug. It's not all gone. There was more than milk in the bowl. Your love for me was in that bowl as well. So this is being taught in 1st grade. Okay. उसके बाद working together. What is this? In this one, it's they're introducing and they're showing, and this is being taught in Pakistan, the Chinese New Year, how they're getting together and they're celebrating the Chinese New Year. और चाइनीज न्यू ईयर खालिस मुशरिकाना है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये भी अब आप देखें, एक मुस्लिम मुल्क है कि जिसके स्कूलों में जहां आपका बच्चा लाखों रुपए देकर आप अपने बच्चों को भेजते हैं। ये किस क्लास की बुक है ये? This was class 3. Class 3. What is it? This one? This one is class 5, I believe. Class 5. But each day was the same. The sun rose early in a blue sky, and all day long the farmers lifted their eyes, wondering what happened to Parjanya, the rain god. The rain god. ये जो परजानिया है, ये रेन यानी बारिश का खुदा है, उसके ताल्लुक से बात हो रही है। तो जरा मुझे बताइए कि एक मुस्लिम मुल्क में आपका बच्चा जहां लाखों रुपए खर्च करके जाता है और जाके पढ़कर आता है बारिश के खुदा के ताल्लुक से, तो क्या ये उस मुस्लिम मुल्क में शिर्क को प्रमोट करने वाली बात नहीं हुई? तो ये तमाम के तमाम निसाब हमारे सामने हैं और थे। तो हमने देखा कि भाई जब जिनको हम मुस्लिम स्कूल कहते हैं वहां पर भी ये निसाब पढ़ाया जा रहा है। तो हम क्या करें? हम ये करें कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है तो हम एपिस्टेमिक रीओरिएंटेशन करें। हमें अपने बच्चों को बेहतरीन लैंग्वेज पढ़ानी है, इंग्लिश, हमें बेहतरीन इंसान बनाना है, अच्छा वेल एजुकेटेड इंसान बनाना है, लेकिन हमें उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करना है। तो हमने बुरहान करिकुलम के ऊपर काम करना शुरू किया और इस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका के 50 सूबे हैं, 50 सूबों में एक गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन ये है कि आपको पहली ग्रेड में मसलन ये पढ़ाना है, दूसरी ग्रेड में पढ़ाना है, तीसरी ग्रेड में पढ़ाना है। आमतौर से दुनिया भर में वही गाइडलाइन है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की साइंस कुछ और है, अमेरिका की साइंस कुछ और है, पाकिस्तान में 2+2 तो इक्वल 5 होता है और इंडिया में 3 होता है। ऐसा नहीं है, सब जगह मैथ एक ही है, राइट। तो हमने जो कई काम हमने अमेरिका में आगाज किया, तो हमने उस कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड्स को लिया, उसकी
किताबचा नहीं बल्कि किताब इतनी मोटी कि जिसमें पूरे लॉज लिखे हुए हैं, रूल्स लिखे हुए हैं कि आपको कौन सी बात किस क्लास में कैसे पढ़ानी है, हमने उसको लिया। उसके बाद इस्लामिक ओरिएंटेशन और क्रिटिकल माइंडसेट, ये 3 बुनियादें हैं बुरहान करिकुलम की। मैं थोड़ा सा मुख्तसर से तारुफ इसका कराना चाहूंगा। मसलन फर्स्ट ग्रेड में आप देखेंगे ये CKLA का निसाब है और ये बुरहान का निसाब है। हमने ये किया कि CKLA के निसाब को लिया, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को बाकी रखा, उसकी वोकैबुलरी को बाकी रखा, लेकिन कंटेंट को बदल दिया। मैं एक मिसाल दूंगा आपको, ये आ रही है उसकी मिसाल इंशाअल्लाह यहां पर। ये देखें, फर्स्ट ग्रेड में एक हमने रीडर तैयार किया जो है अ जर्नी टू रिमेंबर। फर्स्ट ग्रेड में अ जर्नी टू रिमेंबर, ये है यहां पर अ जर्नी टू रिमेंबर। उस CKLA में जो ओरिजिनल रीडर था वो है स्नैपशॉट्स। Sheikh, can you explain briefly about snapshots? So snapshots, the whole story is based off of a family which is traveling, and at every given moment they're taking a picture, pulling out a picture, and that's what a snapshot is. So they're just collecting pictures, taking pictures of everything that's around them, and that's it. That's all they do throughout the whole thing. तो उस जो पहली क्लास में बच्चे को रीडर पढ़ाया जा रहा है वो ये कि एक फैमिली कहीं सफर पे जाती है और मुख्तलिफ जगहों के बस फोटो ले रही है, दैट्स इट। मकसद क्या है? जबान को सही किया जाए। लेकिन हमने कहा कि इतना काफी नहीं है। हमने एक रीडर तैयार किया जिसमें एक फैमिली है। आप देखेंगे कि जो इमेजेस हैं वो हमारी अपनी तैयार करदा हैं। हर इमेज का मकसद है। हमने देखा, हमने बताया कि ये फैमिली है, ये लड़का अपने बाप के साथ ये ओमान जाता है, तो ओमान के कल्चर को दिखाया और अल्फाज वही इस्तेमाल किए जो CKLA में है, वही स्टैंडर्ड है, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टोरी बदल दी है। और वहां जाकर वो बच्चा नमाज भी पढ़ता है, वो मस्जिद जाता है, वहां वो शयूख से मुलाकात करता है। उस बच्चे के जहन में जो एक इस्लामी कल्चर है वो फर्स्ट ग्रेड से हमने डाल दिया। जर्नी दिखाई है लेकिन एक मुस्लिम मुल्क की दिखाई है, कल्चर दिखाया है लेकिन एक मुस्लिम मुल्क का दिखाया है, उसको इबादत करते हुए भी दिखाया, लैंग्वेज वही है और सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है। ये हमने काम किया यहां पर। ये एक समझ लीजिए कि सिर्फ एक नॉवेल, इस तरह के हमने 10 नॉवेल तैयार कर दिए और 10 नॉवेल आगे तैयार करने हैं। यह है KG। तो किंडरगार्टन में नॉवेल था, रीडर था, इसका मकसद सिर्फ छोटे छोटे अल्फाज पढ़ाना होता है, इसमें लंबे अल्फाज नहीं पढ़ाए जाते हैं, जैसे रैम एंड मैन। अब यहां एक रैम यानी बकरे को दिखा रखा है और साथ में एक बंदा है मैन। चूंकि इसका मकसद सिर्फ ऐसे अल्फाज के जिसमें 3 हुरूफ हो और बीच में ए हो, है ना, वो पढ़ाना है। तो इस तरह के अल्फाज को हमने जमा किया और जो इमेजेस हैं, बच्चे के जहन में जो इमेजेस आप डाल रहे हैं वो आपके कल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए। वो जब इमेज देखेगा तो उसको वो अपने आप को महसूस करेगा कि मैं कल्चर से वाबस्ता हूं। दैट्स द होल पॉइंट। अच्छा, फिफ्थ ग्रेड में यानी 5वें स्टैंडर्ड में हमने वो बात पढ़ानी शुरू की है कि जो हमारे मदरसों में भी आलिम कोर्स से 1 साल पहले शरह कायद नामी किताब में हमारे उलमा पढ़ते हैं। 5वीं क्लास में हमने वो पढ़ानी शुरू की है और यह है रूट्स ऑफ नॉलेज, कि इल्म कैसे हासिल होता है। 3 तरीकों से इल्म हासिल होता है। सबसे पहले है डिवाइन रेवलेशन यानी वही, उसके बाद है रीजनिंग यानी अकल, और उसके बाद है सेंसेस यानी हमारे हवास। अगर आपने एक बच्चे के जहन में यह बिठा दिया कि इन 3 तरीकों से इल्म हासिल होगा, सिर्फ सेंसेस या रीजनिंग के जरिए इल्म हासिल नहीं होगा, और उसको पता है कि डिवाइन रेवलेशन भी जरिया इल्म है, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कभी वो राह रास्त से नहीं भटकेगा। 5वीं क्लास में पूरी उसके जो दलाइल हैं, उसकी जो रीजन है, उसकी जो वजूहात हैं और क्यों डिवाइन रेवलेशन सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये हमने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, उस पर पूरी किताब मुरत्तब कर दी। 4th ग्रेड में, 4थी क्लास में जहां यानी वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको दुनिया में शायद कहीं मिले इस अंदाज से। दुनिया में मैं ये दावा कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने दावे में बिल्कुल सही हूं। एक किताब है वेलकम टू 2 वर्ल्ड्स। ये किताब हमने मुरत्तब की, यानी 2 दुनियाओं में आपका इस्तिकबाल है। हमने देखा कि CKLA में एक तारीख की किताब है, उस तारीख की किताब में मिडिल एजेस या मिडीवल यूरोप को दिखाया गया कि भाई सन 500 से लेकर सन 1500 तक
यूरोप के हालात खराब थे, प्लेग फैल रहा था, लड़ाइयां थी, एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, फला ढिका, और बस कुछ नहीं हो रहा था दुनिया में, बस अंधेरा ही अंधेरा था। बच्चे के जहन में ये होता है कि सन 500 से लेकर 1500 तक तो हम अंधेरे में रह रहे थे, लेकिन वो ये भूल जाता है, उसको बताया नहीं जाता कि भाई वही तो हमारा गोल्डन पीरियड है, ये वही दौर है कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत दुनिया के सामने आया। वो डार्क एज कैसे हो सकते हैं, वो यानी मिडीवल कैसे हो सकता है, वो तो हमारा गोल्डन पीरियड है। तो हमने तारीख को बदला नहीं है कुछ लोगों की तरह के जो तारीख को आजकल बदल रहे हैं। हमने ये किया कि हमने दोनों बातें दिखाई। मिसाल के तौर पर द फॉल ऑफ रोम एंड यूरोप्स डार्क डेज। अब ये 476 सीई से लेकर जो 800 सीई कॉमन एरा, इसमें हमने दिखाया कि कैसे रोमन एम्पायर कोलैप्स हुई, और ये पूरा उसका एक पैराग्राफ के अंदर उसको बता दिया। चूंकि जाहिर है मुकम्मल हिस्ट्री तो नहीं दे सकते, ये तो यानी 5वीं क्लास की शायद किताब है ये, उसमें सिर्फ बताया कि 476 से 800 सीई में क्या हो रहा था। यूरोप वाकई डार्क एज से गुजर रहा था, लेकिन उसी वक्त द राइज ऑफ इस्लाम एंड अ गोल्डन एज। अगले ही पैराग्राफ में हमने इस्लाम की तारीख को बयान कर दिया, उसी दौर में इस्लाम में क्या, इस्लामी मुल्कों में क्या हो रहा था। तो अब आप देखें कि एक बच्चे के जहन में जब वो ये पढ़ेगा कि ठीक है वो यूरोप गुजर रहा होगा डार्क एज से, लेकिन हमारी तो वो गोल्डन एज थी ना। एक ही सफे के ऊपर एक पैराग्राफ में उसको एक बात बताई गई, दूसरे पैराग्राफ में उसको कंट्रास्ट में दूसरी बात बताई गई, और दोनों हकीकत है। इसमें कोई चीज गलत नहीं है कि हमने तारीख को गढ़ लिया हो। इस तरीके से पूरी तारीख को, तकरीबन ये 80-90 सफहात की किताब है, ये हमने मुरत्तब की। ठीक, ये किताबें सारी जो आप देख रहे हैं ये मुरत्तब हो चुकी हैं, और ये मुकम्मल इसकी डिजाइनिंग हर चीज इन हाउस है, कोई कहीं से उठाया नहीं गया। थॉट्स, ये 6ठी क्लास की 6ठी ग्रेड की किताब है। इसमें हमने छोटी छोटी कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज हैं। अब शॉर्ट स्टोरीज में भी हमने पैगाम दिया। शेख बिलाल, कैन यू रीड दैट पार्ट? जी। So in middle of this, in the middle we have the bowl glowed faintly in the moonlight, though no smoke curled upward from it, as if the substance that is burned for the sweet smell it produces has been extinguished by the winds of change. He was reciting something soft, rhythmic, and mesmerizing. It wasn't a mere poem. It was a verse from the Quran, its cadence weaving through the air like a thread of divine light. तो शॉर्ट स्टोरी में एक ये डिस्क्रिप्टिव है कि एक आदमी है, वो उसको कहीं से आवाज आ रही है। ये पोइट्री की आवाज नहीं है, ये बड़ी रिदमिक है, बहुत मेस्मराइजिंग है, ये कुरान की रिसिटेशन की आवाज है। तो तसव्वुर करें कि कुरान की तिलावत को किस तरीके से हमने पेश किया, और अल्फाज का इंतखाब और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये वही है जो अमेरिका में स्कूलों में स्टैंडर्ड है। अल्फाज वही लिए हैं, हमने स्टोरी को बदल दिया है। ये है लैला फलस्तीन। ये एक मैं समझता हूं कि इस पूरे करिकुलम का ये निशान इम्तियाज है। शेख, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ लैला फलस्तीन? हाउ वाज इट इन ओरिजिनल curriculum? Okay. G. So there was a book in the original curriculum, and this specific unit they're taught memoirs, which is basically a freestyle sort of poetry in which the author shows their feelings and shows a story from the first perspective. And so Layla Falastin, she's a girl that was born in 2009, and it's all a fictional story, but she was born in 2009. She was named also Falastin, and her second name that was given was Layla, so that people don't get scared or people don't get frightened just by the name itself. So she was called Layla Falastin. And then it shows how she's born, the struggles that she faces, the struggle her family faces, and then they have to migrate out of Palestine itself. And then they try coming back, and then they think about coming back. They think about their houses. And meanwhile, some family members pass away. Some people are also killed. All of that is being told. Her entire life story is being told, how it is to live in Palestine at that time. राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी कहानी, पूरी किताब में पोएट्री के जरिए, और ये आजादाना शायरी है, अंग्रेजी में आमतौर से ये इस्तेमाल है, तो ये दिखाया गया कि एक फलस्तीन में पैदा होने वाली बच्ची, जिसका नाम फलस्तीन और दूसरा नाम उसका लैला है, 2009 में वो पैदा हुई है, उसकी जिंदगी का क्या स्ट्रगल है। अशआर में उसकी जिंदगी के स्ट्रगल को हमने बयान किया है। लेकिन ओरिजिनल ये क्या था, इसकी जगह CKLA में क्या था? What was it? In CKLA, it was a story about a girl from Michigan
who was brought up, and then the struggles that she faced being an African American within the United States. And तो ओरिजिनल जो किताब थी इसकी जगह इसी लेवल के ऊपर, इसी स्टैंडर्ड में, वो ये थी कि एक लड़की है जो 2009 में पैदा हुई अमेरिका के सूबे मिशिगन में, और वो सियाह फाम अमरीकी खानदान में पैदा हुई, और वो अपनी जिंदगी में किसी स्ट्रगल से गुजरी, उसको बताया गया। ठीक है, वो भी एक स्ट्रगल होगा, लेकिन क्या एक फलस्तीनी बच्चे से बड़ा किसी बच्चे का स्ट्रगल इस वक्त दुनिया में पॉसिबल है? मैं तो नहीं समझता। उसकी वजह है कि दिन रात उसके ऊपर बमों की बारिश हो रही है। तो उस स्ट्रगल को हमने ये बच्चों को बताया कि कैसे वहां बच्चे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और पोएट्री की शक्ल में, अल्फाज भी वही, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी वही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह है इस्लामिक टेल्स, यह है तीसरी क्लास, 3rd ग्रेड में। इसमें हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह उनका किस्सा है, हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का किस्सा है, छोटे छोटे किस्से हैं, और तीसरी क्लास के एतबार से जो लैंग्वेज है वो इसमें इस्तेमाल की गई है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने कुछ नॉवेल्स लिख दिए, कुछ किताबें लिख दी। टीचर्स गाइड, हर किताब की के साथ टीचर गाइड है कि पढ़ाना कैसे है, किस लफ्ज के ऊपर आपको जोर देना है, किस लाइन पे आपको क्या बोलना है, मुकम्मल टीचर गाइड मौजूद है, और कौन कौन से इंग्लिश के रूल्स पढ़ाने हैं, लेसन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये मुकम्मल तरीके से हमने तैयार किया। जैसे ग्रेड 1 यूनिट 1 टीचर्स गाइड, तो ये हो गया, ये सारे टीचर्स गाइड्स के डिस्कवरी क्या है, और डिस्कवरी वर्कबुक। इसी तरीके से हर किताब के साथ एक वर्कबुक है, यानी कि जिसमें एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें ड्राइंग्स हैं, और वो सब भी इस्लामाइज्ड हो चुकी हैं, वो सब भी उसी तरीके से, उसमें इमेजेस बहुत ही केयरफुली हमने बनाई है। ये सारी की सारी इमेजेस इन हाउस बनी हैं, कहीं से हमने गूगल इमेज पे जाकर उठाई नहीं है, और उन जो भी इमेज वहां पर है उसका एक मकसद है। ये जो बच्चे की आप इमेज देख रहे हैं, यूनिट 1 के ऊपर बच्चा इस तरीके से हाथ कर रहा है, ये आपको इमेज कहीं और नहीं मिलेगी, इसको बाकायदा हमने बनाया है, और उसके बाद हमने खुद इसको यूज किया ताकि हम बता सकें कि भाई जो भी इमेज हम ले रहे हैं वो केयरफुली ले रहे हैं, केयरफुली वो क्राफ्टेड एंड ड्राफ्टेड है। अच्छा, ये एक बहुत अहम किताब है, 40 प्रिंसिपल्स ऑफ द रिलीजन, और मैं खुद इस किताब को 8वीं क्लास में पढ़ा रहा हूं। सोशल स्टडीज का एक चैप्टर है सोशल स्टडीज के तहत, वो है एथिक्स। अब एथिक्स में स्कूलों में क्या पढ़ाए जाते हैं? क्या है आपका एथिक्स? आपका एथिक्स वो जिसको आप एथिकल समझे, ये आपका एथिक्स है, यानी हर इंसान जिसको अखलाक समझे वही अखलाक है। ये इस्लाम के कॉन्ट्रडिक्टरी है। इस्लाम में अखलाकियात का तस्वुर ये नहीं है। इस्लाम में अखलाकियात का तस्वुर ये है कि हमारी जो मोरालिटी है वो कुरान और सुन्नत से ड्राइव है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने आज से 1000 साल पहले एक किताब लिखी जिसका उर्दू तर्जुमा है तबलीग दीन, और उसका इंग्लिश तर्जुमा है 40 प्रिंसिपल्स ऑफ द रिलीजन। इस किताब को हमने 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मैं खुद उसको पढ़ाता हूं, और इसका ये ओरिजिनल इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और इसकी इंग्लिश अच्छी खासी हाई है, लेकिन हमने 8वीं क्लास के लेवल के बच्चों के लिए उसकी इंग्लिश को सिंप्लीफाई किया। तो आपकी ये जो बाईं तरफ है ये ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, और जो दाईं तरफ है ये सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन है। हम हर चैप्टर को सिंप्लीफाई करके बच्चों को देते हैं 3-4 सफे की समरी, और उसको फिर ओरिजिनल किताब भी देते हैं ताकि वो ओरिजिनल किताब को पढ़े। और इसमें जो अहम चीज है वो ये है, हमने बच्चों को पाबंद बनाया, मेरी क्लास जुमा के दिन होती है, हम ये पाबंद बनाते हैं कि भाई, और हफ्ते में एक दिन होती है, कि आप आने वाले ट्यूसडे या वेंसडे तक ये जो आपने पढ़ा है एक चैप्टर, मसलन अपहोल्डिंग द राइट्स, हुकूक के बारे में आपने पढ़ा, उसमें इंसान का अपने ऊपर हक क्या है, और पड़ोसियों के ऊपर, और उम्मत के ऊपर, उम्मत का हक, और मुसलमानों का हक, और गैर मुस्लिमों का हक, हर तमाम हुकूक इसमें बयान कर दिए। आप एक स्पीच तैयार करके लाएं 10 मिनट की, और वो ट्यूसडे या वेंसडे तक आप स्पीच आपकी तैयार होनी चाहिए। रैंडमली हम एक बच्चे को पिक करेंगे, जुमा के दिन जिस वक्त इमाम तकरीर करेगा जुमा के खुतबे से पहले 10 मिनट बच्चा तकरीर करेगा इमाम गजाली की इस किताब की बुनियाद पर। यह उसका होमवर्क का हिस्सा है, यह उसका असाइनमेंट है, ताकि बच्चे को 8वीं क्लास में जब वो बच्चा है, भी उसकी उम्र 12 साल है, 11-12 साल है, 13 साल है, उसको स्पीच की स्किल्स आने चाहिए, उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये आना चाहिए, और कैसे वो अपने यानी जो अखलाकियात हैं उसको वो दुनिया के सामने पेश करे। ये मुझे बताएं कि अगर आप इस तरीके से
पढ़ाएंगे स्कूलों में, तब आप ये कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि हाँ भाई अब हम इस्लामिक स्कूल हैं। ये हमारा रोड मैप। अभी हम ELA यानी इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स पर काम कर रहे हैं, उसके बाद सोशल स्टडीज के ऊपर। इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स पर कितना काम हो चुका? शेख बिलाल, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? So in terms of our material and everything, we're almost 70% in with content. And in terms of designing, we're around 25 to 30% in. 70% कंटेंट ELA का तैयार हो चुका है, सोशल स्टडीज का भी अच्छा खासा तैयार हो चुका है। उसके बाद हम आएंगे साइंस, उसके बाद मैथ, उसके बाद अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज। आपको हैरत होगी, कल मुझे एक टीचर ने, जो हमारी बुरहान में टीचर है, उन्होंने एक किताब का, जो अरबी लैंग्वेज की किताब है जो मिस्र से आई है, उसका नाम है लुगतुना फखरुना, हम वो पढ़ा रहे हैं। अब जाहिर है कि हर पेज तो मेरी नजर से नहीं गुजरा, उन्होंने उसका फोटो मुझे भेजा और कहा कि भाई आप इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको तो आपने मुसलमान बना दिया, ये जो अरबी की किताब इजिप्ट से आई है इसका हाल देख लो, उसमें ऐसी ऐसी इमेजेस हैं कि आप मतलब हैरत होगी कि क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है अरबी के नाम पर। वो इजिप्ट से वो किताब आई है। तो ये हमारा रोड मैप है। इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर आप समझना चाहें और इसके बारे में मजीद जानना चाहें तो ये वेबसाइट पे जरूर जाएं, burhanacademy.us/ER। ER मतलब एपिस्टेमिक रीओरिएंटेशन। आपको इसका लिंक बुरहान एकेडमी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, burhanacademy.us। अब ये जो आपके सामने हमने इतनी लंबी गुफ्तगू की है, उसका मकसद क्या है भाई? उसकी वजह ये कि आप फैमिली है। सबसे नंबर 1 आपका जो ताउन है वो ये चाहिए कि आप इस बात को दुनिया में फैलाएं कि इस्लामिक स्कूल किसे कहते हैं। लोगों को अभी ये नहीं पता कि इस्लामिक स्कूल क्या है। लोग ये समझते हैं कि इस्लामिक स्कूल का मतलब ये है कि सेक्रेटरी साहब मुसलमान है, होंगे वो मुसलमान सेक्रेटरी साहब, वो प्रेसिडेंट साहब होंगे मुसलमान, वो उनके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? प्रिंसिपल साहब आपके मुसलमान है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? ये चीज इस्लाम एक स्कूल को इस्लामिक स्कूल बनाती है। उसका महज यानी मैनेजमेंट मुसलमान हो या वो एक मुसलमान के जरिए कायम हुआ हो, ये चीज स्कूल को इस्लामिक स्कूल नहीं बनाती। आप उसको मुस्लिम स्कूल कहें, इस्लामिक स्कूल हरगिज ना कहें। कुरान की चंद आयतें पढ़ा देना किसी स्कूल को इस्लामी नहीं बनाता। हदीसें कुछ बता देना किसी स्कूल को इस्लामी स्कूल नहीं बनाता, जब तक आप पूरा जो निजाम तालीम है उसका अल्टरनेट न दे दें। इस लेवल पर जब आप आकर सोचेंगे पूरी उम्मत के लिए, तब जाकर आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी एक इस्लामिक स्कूल है। तो पहली बात तो यह है कि इस मैसेज का आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सौ के बच्चे इस तरह के स्कूलों में जाते होंगे या आप इरादा कर रहे होंगे कि आप इस्लामिक स्कूल में भेजेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, अमेरिका में हो, आप मिडिल ईस्ट में कहीं हो, आप इंडिया में हो, कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश, वेयरएवर यू आर, अगर आप ये चाहते हैं कि ये निसाब तालीम आपके स्कूल में आए तो आप हमसे राब्ता करें। और राब्ते के लिए मेरा जो कॉमन ईमेल है askmufty@gmail, उसका स्क्रॉल पे चल भी रहा है @gmail.com, उसके जरिए आप मुझसे राब्ता करें। इंशाल्लाह हमारी टीम का मेंबर आपसे राब्ता करेगा ताकि आपके स्कूल को हम अपने पास रजिस्टर्ड कर लें। मसलन आप अगर इंडिया में हैं, और ये मैं बता दूं आपको कि 8वीं क्लास तक इंडिया में जो इस वक्त नया कानून है वो ये कि एक हर बच्चे के लिए एक यूडाइस कोड हुकूमत जारी करती है। एज लॉन्ग एज आपके पास ऐसा इदारा है कि जिसमें मसलन फायर कोड और जितने भी जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया तो आपके स्कूल के लिए यूडाइस कोड अलॉट हो जाएगा। आप अपने बच्चे को वो कोड दे सकते हैं। अगर आपके पास वो कोड है तो जरूरी नहीं है कि आप 8वीं क्लास तक किसी सीबीएसई बोर्ड वगैरह से एफिलिएशन लें। 8वीं क्लास तक कोई मसला नहीं है, आप इस निसाब को बहुत आराम से पढ़ा सकते हैं। इस निसाब में सिर्फ ये नहीं कि हम किसी बच्चे को मौलाना बना रहे हैं, मकसद ये है कि उस बच्चे के पास हाई लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी और स्टैंडर्ड की मैथ आनी चाहिए, जबरदस्त उसके पास साइंस की नॉलेज हो, और उसके बाद जब वो 9th क्लास में जाए किसी भी बोर्ड के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई दूसरा बोर्ड हो, तो वो बहुत आसानी के साथ कंपीट कर सके। मैं ये बता दूं कि जो निसाब हम मुरत्तब कर रहे हैं ये खेल नहीं है। अगर आप वाकई अपने इदारे में इस निसाब को नाफिज करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपके पास जो टीचर्स हों वो इस लायक हो कि वो इस निसाब को पढ़ा सकें। हो सकता है कि हमारी टीम को आपके टीचर्स का इम्तिहान लेना पड़े जस्ट टू नो कि ये निसाब वहां पढ़ाया भी जा सकता है या नहीं। तो अगर आप वाकई किसी इदारे से वाबस्ता हैं और चाहते हैं कि उम्मत के लिए कुछ काम करें, तो फिर थोड़ा सा इस मिजाज को बदलना होगा कि चलो भाई फला को भी रख लो, फला को भी रख लो, वो सस्ते में आ गया।
ये सस्ते में आने वाली बात खत्म करनी पड़ेगी। आपको स्टैंडर्ड के पढ़े लिखे लोग लेने पड़ेंगे और उनको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, और उसके बाद इस निसाब के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये निसाब इसीलिए बनाया जा रहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में हम इसको पढ़ा सकें। सिर्फ एक फर्क है, वो ये कि अगर मान लीजिए हम इंडिया में इसको किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो जाहिर है कि बच्चों के लिए जरूरी है कि वो इंडियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को भी जाने। तो वो जो कंपोनेंट है हम उसको फिर इंडिया के स्कूलों के लिए तैयार करेंगे कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो क्या है। मान लीजिए मलेशिया में कोई स्कूल है तो वहां मलेशियन इंडोनेशियन जो हिस्ट्री है उस कंपोनेंट को हमें ऐड करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें जू की तू रहेंगी। तो और वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स हैं, हमारे पास टीम है, हमारे पास अफराद हैं कि ये दूसरा ताउन है। इस वीडियो के जरिए मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जिनके पास स्कूल्स हैं या वो स्कूल से कनेक्टेड हैं या वो स्कूल कायम करने का इरादा रखते हैं, देयर इज अ वे, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को आला तरीन तालीम दें और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बाकी रखें किसी भी माहौल में, किसी भी एनवायरनमेंट में, और आपका बच्चा अपने लिए नहीं उम्मत के लिए सोचे, आपका बच्चा अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए सोचे, अपने लिए नहीं इंसानियत के लिए सोचे कि मैं दूसरों की भलाई कैसे कर सकता हूं, तो ये जरूरी है कि आप उसको वो निसाब तालीम पढ़ाएं कि जिसको पढ़ने के बाद लोग करप्शन ना करें, जिसको पढ़ने के बाद लोग फसाद फिलज में मुब्तला ना हो। वो निसाब तालीम पढ़ाएं कि जिसको पढ़ने के बाद लोग इस्लाह के नतीजे के नजरिए से मुख्तलिफ फील्ड का इंतखाब करें। आप देखें कि इस वक्त मेडिकल फील्ड में जितना करप्शन है, आप किसी डॉक्टर से जो आपका रिश्तेदारों ने उससे पूछिए कि मेडिकल फील्ड में कितना करप्शन है। अगर वो हॉस्पिटल में काम करता है, सबको पता है कि हॉस्पिटल्स की तरफ से डॉक्टर को मजबूर किया जाता है कि गलत तरीके से डायग्नोस किया जाए, अलग अलग तरीके से उनको प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाए और फालतू के टेस्टिंग उनकी कराई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा हॉस्पिटल्स बटोरें। एक डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में काम करता है, ये उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो करप्शन से बचे। लेकिन अगर वो अपना उसका क्लिनिक है, आमतौर से बहुत बड़ी तादाद डॉक्टरों की अपने जिन्होंने अपना क्लिनिक खोले हुए वो भी करप्शन के अंदर मुब्तला है, उनके भी बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं बहुत से जो लैब से कि जी वहीं उसी लैब में जाकर आपको टेस्ट कराना है ताकि वहां से कमीशन मेरे पास आए। ये एक इंसान के अंदर ख्याल क्यों आया कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाऊं और लोगों को के गलत टेस्ट कराऊं, उनकी सेहत के ऊपर उससे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे मुझे कोई बहस नहीं है। क्यों? चूंकि उसने जब मेडिकल पढ़ा तो उसके जहन में ये नहीं था कि मैं इस मेडिकल को इंसानियत की खिदमत के लिए पढ़ रहा हूं और खुदा हाजिर और नाजिर है, वो जानता है कि मैं क्या लिखूंगा, मेरे कलम से क्या दवाएं लिखी जाएंगी और क्या टेस्ट मैं प्रिस्क्राइब करूंगा। ये सारी चीजें उसके जहन से बिल्कुल ओझल थी। लेकिन अगर एक बच्चे बचपन से उसकी तालीम इस अंदाज से होगी कि वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बाकी रखेगा और खुदा और रसूल के बताए हुए रास्ते के ऊपर वो चलेगा, तो वो डॉक्टर बनेगा, वो नासा में पहुंचेगा, वो साइंटिस्ट बनेगा, वो स्पेस में चला जाएगा, लेकिन वो अपनी इस रिलीजियस आइडेंटिटी को नहीं भूलेगा। यह आपका दूसरा ताउन है। तीसरा ताउन और वो ये है कि ये प्रोजेक्ट जाहिर है ये काम मैंने आज तक नहीं किया था जो मैं आज कर रहा हूं। इनफैक्ट जब हम बुरहान एकेडमी ले रहे थे उस वक्त मैंने 1 महीने तक इसको सोचा था कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को आपके सामने रखूं या ना रखूं। चूंकि होता यह है कि जब बात पैसे की आती है ना तो फिर उसकी सामने वाले के लोग समझते हैं कि हाँ जी अब ये पैसे के ऊपर आ गए। ऑब्वियसली बात है कि जब दुनिया में आप कोई भी काम करते हैं और इस लेवल के ऊपर काम करते हैं कि जहां आप सिर्फ अपने एक छोटे से इदारे की नहीं सोच रहे हैं बल्कि आप वहां मिलियंस ऑफ बच्चों की यानी लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं उनके लिए सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके लिए फिर सरमाए की जरूरत होती है, उसके लिए मुआविरीन की जरूरत होती है, उसके लिए फंडिंग की जरूरत होती है। ये फंडिंग वैसे नहीं आ जाती, आसमान से कोई दरख्त नहीं उगे हुए कि वहां से आपने पैसे तोड़ लिए और चलो भाई काम हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि वो लोगों को खैर के कामों की तरफ तवज्जो दिलाते थे, तो मैं उस सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए आपको इस कार्य खैर की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं। यह है लेगेसी 200। मुझे मालूम है कि आप में से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी, बल्कि अक्सरियत ऐसी होगी तो शायद इस लेगेसी को ज्वाइन न कर सके, लेकिन मेरी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर तक जाती है, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं। आपका काम यह भी हो सकता है कि अगर आप खुद इसमें शामिल ना हो तो कम से कम लोगों को बता दें। हमें सिर्फ 200 ऐसे अफराद की जरूरत है कि जो हर महीने $200 इस प्रोजेक्ट के लिए वक्फ करें, हर महीने, एक मर्तबा नहीं, हर महीने। तो मुझे आपसे 100 रुपए, 200 रुपए वन टाइम ये सब नहीं चाहिए और इस प्रोजेक्ट को इसकी जरूरत नहीं है। असल ये है कि आप कमिटेड बन जाएं कि हम इस निसाब को जब तक ये मुकम्मल नहीं हो रहा है इसके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये निसाब पूरी उम्मत के लिए है, ये सिर्फ बुरहान एकेडमी के बच्चों के लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए। आप अगर बेंगलोर में, आप अगर हैदराबाद में, आप अगर कराची में, आप अगर लाहौर में, आप अगर मिडिल ईस्ट के किसी शहर में, आप जद्दा के में इस्लामिक स्कूल कायम करना चाहते, दिस इज फॉर यू। तो अगर आप मान लीजिए इस तरह के ये लेगेसी 200 यानी में 200 अफराद चाहिए कि ये जो इस निसाब की बुनियाद में शामिल है, और ये इंशाल्लाह आपके लिए सदका जारिया है
कैसे आप इस लेगेसी को ज्वाइन कर सकते हैं? ये है लिंक आपके सामने, burhanacademy.us/legacy। इस पर जाएं और वहां से अगर आपके पास ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो इंटरनेशनली काम करता है तो ही आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है आप शामिल नहीं हो सकते। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन इंटरनेशनली काम नहीं करता है तो शामिल नहीं हो सकते। उसका तरीका फिर ये है कि आप मुझे ईमेल करें askmuftiynw@gmail.com पर, तो यानी मैं आपको दूसरा जो उसका अल्टरनेट तरीके हैं वो इंशाअल्लाह बता दूंगा। लेकिन असल क्या है? असल यही है कि आपका जो ताउन है वो इस मानगर कि हम इस प्रोजेक्ट को दुनिया में फैला दें, असल कामयाबी ये है। तो बहरहाल ये आपके सामने मैंने प्रोजेक्ट रखा। मेरे कल इंशाअल्लाह हमारे ग्रुप में गुफ्तगू चल रही थी और ये आपके सामने मैं जिक्र कर दूं कि क्या हम इस स्ट्रीम के लिए या आने वाली कुछ स्ट्रीमों में सुपर चैट भी ऑन करें या ना करें। इनफैक्ट मैंने चंद घंटे पहले सुपर चैट ऑन भी कर दी। फिर एक मशवरा यह आया कि नहीं, हमें बहुत से लोग ताउन करना चाहेंगे। अल्लाह ताला, अगर आपकी नीयत है तो अल्लाह ताला ने उस नीयत को पहले ही कबूल कर लिया। हम सुपर चैट की शक्ल में कोई भी ताउन कबूल नहीं करेंगे। हम ये चाहेंगे कि जो वाकई इस तरह के अफराद हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा भी है और जो उम्मत का दर्द भी रखते हैं, बस वो 200 की तादाद में आ जाएं, वो दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हों। ना हमें 201 भी नहीं चाहिए, 202 नहीं चाहिए, हमें 250 नहीं चाहिए, हमें 200 चाहिए। ये 200 अफराद हमारे साथ रहें और इंशाल्लाह ये काम आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत जल्द होगा। रही बात स्कूलों की, जो स्कूल हमसे राब्ता करना चाहते हैं अगले साल के लिए, यानी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में पढ़ाने के लिए, अगर उनको निसाब चाहिए, दिस इज द टाइम। आप हमसे राब्ता करें और इंशाअल्लाह वो निसाब आप तक पहुंचेगा। जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे जब आप हमसे राब्ता करेंगे। तो ये कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आप हजरात के सामने हमने बात रख दी है और सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है आप हजरात की दुआएं और तवज्जुहात। बहरहाल इस पर मैं चाहूंगा कि अगर कोई साहब गुफ्तगू करना चाहें। एक्नॉलेज इस्लाम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से? जी मुफ्ती साहब, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। लिटरली जब मैं, क्योंकि हमारी बात पहले भी हुई थी, आपका मैंने वीडियो भी देखा था जो बुरहान एकेडमी का इंट्रो को लेके कि एपिस्टेमिक रीओरिएंटेशन की बात हुई थी। लेकिन जब अभी आपने जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया, वल्लाह मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि काश मैं वापस जो है ना बुरहान एकेडमी में फर्स्ट क्लास ज्वाइन कर लूँ। इनफैक्ट एक कमेंट भी आया कि फर्स्ट क्लास फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज मेरी स्कूलिंग बड़ी रिसेंटली, मैंने स्कूल छोड़ा आज से 5-6 साल पहले। तो मुझे याद है कि बचपन में हमारे टीचर्स, जाहिर सी बात है टीचर्स भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हम 6th-7th में जो है इंग्लिश पढ़ते थे, तो हमारे एक इंग्लिश टीचर हुआ करते थे। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वो हमें कह दिया करते थे कि फ्रांस काफ्का को पढ़ा करो या दोस्तोयेव्स्की को पढ़ लो, या जो है ऐसे जो वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं उनको पढ़ो। यानी जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरा का पूरा पैराडाइम, जैसे आपने कहा कि वो वहीं से निकले हैं, तो उनकी थिंकिंग भी वैसे ही होगी। लेकिन मुफ्ती साहब, जो आपने काम किया है ना बुरहान एकेडमी को एस्टेब्लिश करना, ये तो बहुत बड़ा काम था इन एंड इटसेल्फ। लेकिन इन नई किताबों को जो है ये सामने लाना, ये एक ऐसा काम है जो सच में आज तक कभी नहीं हुआ। और ये सिर्फ और सिर्फ बुरहान एकेडमी के लिए ही नहीं, जैसा कि आपने कहा कि जो लोग इस काम में आज अपना जो है वो माल देंगे, वो इंशाल्लाह रुकेगा नहीं बुरहान एकेडमी तक। बिकॉज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी 7th क्लास तक जो है एक स्कूल को ये फ्रीडम होती है कि वो अपनी जो है वो किताबें जो है वो पढ़ा सकता है स्कूल में। तो अगर आज लोग इसमें जो है अपना ये कंट्रीब्यूशन देंगे, तो इंशाल्लाह उनके मरने के बाद भी जब एक बच्चा जो है इन किताब में से एक वर्ड भी पढ़ेगा, तो उसका जो है ना वो अजर आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट था ये मुफ्ती साहब। और मैं एंड पे जो है ना मुफ्ती साहब, आपने थोड़ा सा तो बता दिया, लेकिन मैं डेविल्स एडवोकेट भी प्ले करना चाहता हूँ, बिकॉज आपने जो है, मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे थे। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, बिकॉज अभी आपने प्रेजेंटेशन में ज्यादा सोशल साइंस पे आपने ये जो है ना वो फोकस किया, तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप न्यूटन्स लॉ को नवीद्स लॉ तो नहीं कर देंगे? नहीं, मैंने देखें अभी आपने रोड मैप भी देखा। मैंने एक बात जरूर कही थी बीच में और शायद लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, वो ये कि जो मैथ और साइंस के जो नजरियात हैं वो मुल्क बदलने से या आइडियोलॉजी बदलने से बदला नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जी इंडिया की मैथ अलग है, पाकिस्तान की अलग है और बांग्लादेश की अलग है। मैथ मैथ है, साइंस साइंस है।
न्यूटन्स लॉ है। असल बात ये होती है कि आप उसको किस मकसद से पढ़ा रहे हैं। मैं एक मिसाल से आपको समझाना चाहूंगा। एक तो ये है कि साइंस से आपने ये समझा कि ये दुनिया बनी है और दुनिया काम कैसे करती है, ठीक है। लेकिन उसी साइंस से अगर आप ये समझें कि दुनिया बनी है, कैसे काम करती है, और जगह जगह आप ये बताएं कि ये अल्लाह ताला के फजल है कि इस दुनिया में आपको उसने भेजा है, तो बच्चे का जो नुक्ता नजर है वो फौरन बदल जाएगा, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स हैं साइंस की या मैथ की, असल उन पर काम करना है। मसलन मैथ की कुछ किताबों में अमेरिका में, चूंकि यहाँ एलजीबीटी का कल्चर बहुत इन्फ्लुएंस है, तो उसमें इमेजेस भी मैथ की किताबों में, साइंस की किताबों में बताई जाती हैं, 2 गेज हैं या 2 लेस्बियंस हैं। तो ये वो काम है कि जिसको करना बहुत जरूरी है। तो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में है, जाहिर है कि इस बड़े सगीर में अभी उस लेवल की बीमारी नहीं है, लेकिन पहुंचेगी 10-15 साल के बाद सब वहीं पहुंचेंगे। तो मैथ और साइंस में रिओरिएंटेशन को चेंज करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम साइंस के नजरियात को बदल देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और बदलने का मतलब है बच्चे को बस जुल्म करना। आइंस्टाइन को भी पढ़ाया जाएगा, न्यूटन को भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन साइंस का मकसद फिर खालिक की तलाश होगी, ना कि मखलूक में गर्क हो जाना। मुफ्ती साहब, मैं चाहता था ये एक क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से आ जाए, बिकॉज एकदम से वो लोग जब इस्लामिक स्कूल का नाम सुनते हैं तो एक दिमाग में इमेज है कि भाई बस सब जो है ना इसमें साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये मैं समझता था जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम साइंटिज्म नहीं पढ़ाएंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि साइंस इंसान की तरक्की के लिए बेइंतहा जरूरी है। आप एक काम साइंस के बगैर आज नहीं कर सकते। भाई जाहिर है कि हम आपसे मुखातब हैं, ये साइंटिफिक एडवांसमेंट ही तो है ना। अगर ये साइंटिफिक एडवांसमेंट ना होता तो हम आपसे मुखातब कैसे होते। लेकिन ये साइंटिज्म नहीं है। साइंटिज्म का मतलब ये है कि आप अपनी मोरालिटी और अखलाकियात साइंस से अख्ज़ करें, ये साइंटिज्म है। स्कूलों में साइंस साइंटिज्म बनाकर पढ़ाई जाती है, हम साइंस को साइंस बनाकर ही पढ़ाना चाहते हैं। तो ये फर्क बहुत जरूरी है, और अगर आप इस फर्क को समझते हैं तो इंशाअल्लाह आप इस काम को कर सकते हैं। और अगर यही फर्क आपको नहीं पता तो फिर मैं समझता हूं कि आपको बहुत कुछ नहीं पता, और स्कूलों में क्या कुछ हो रहा है वो आप उससे वाकिफ नहीं है। आसिम भाई को जरा ऐड करें। तौहीद साहब, उनका खाना तो खत्म हो गया होगा। जी इंशाल्लाह। हजरत माशाल्लाह, आपने जो बड़ी ज़बरदस्त जो है एक उम्मत के लिए एक लेगेसी तैयार कर रखी है, और अल्लाह इसमें आपको कामयाबी दे। हजरत, कुछ लोग जो हैं कमेंट में इसरार कर रहे हैं कि वो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप एक मरतबा फिर से दोहरा दें। और कुछ लोग ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो आपने उन्हें तरतीब बताई है इसमें जो है वो केपेबल नहीं है, तो कोई और ऑप्शन भी होने चाहिए। तो एक बार फिर से अगर आप उसको दोहरा दें। हाँ, उसमें यह है कि अगर आप इस लिंक को इस्तेमाल करेंगे, मैंने भी 1-2 कमेंट देखे, आप पैट्रियन का अकाउंट बना लें, तो मैं कोशिश करूंगा कि पैट्रियन का, मैंने इस ताल्लुक से सोचा था लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन अगर पैट्रियन का अकाउंट बनता है तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल ये जो आप लिंक देख रहे हैं burhanacademy.us/legacy, इस पर आप जाएंगे, ज्वाइन लेगेसी करके एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे। वहां पर ऑलरेडी ईयरली और मंथली 2 ऑप्शन है, लेकिन आप उस ऑप्शन को तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब नंबर 1 आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, नंबर 2 वो क्रेडिट कार्ड वो ऐसा हो कि जो इंटरनेशनली चलता हो। बाज मर्तबा आप इंडिया में बहुत से ऐसे क्रेडिट कार्ड आते हैं, मास्टर कार्ड और वीजा जो लोकली चलते हैं, वो इंटरनेशनली नहीं चलते हैं। तो अगर आपका ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो इंटरनेशनली चलता है, या किसी और का हो, मसलन आपके रिश्तेदारों में, तो आप, या आपके रिश्तेदार कहीं गैर मुल्क में रहते हो, आप उनको इस ताल्लुक से तवज्जो दिला सकते हैं और वो फिर इस लेगेसी पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी मेंबरशिप कर सकते हैं। ठीक है, मसलन आप ये तरीका कर सकते हैं कि आपका कोई भाई गल्फ में है, आपका कोई भाई इंग्लैंड में है, यूरोप में है, आप कहेंगे भाई ऐसा है, मेरे अकाउंट में से आप काटते रहना, फिलहाल वहां ज्वाइन कर लें। हर एक का कोई ना कोई जानने वाला रिश्तेदार इधर उधर कहीं ना कहीं है, तो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। रही ये बात कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, मुझे नहीं पता कि पैट्रियन जो है डेबिट कार्ड लेता है कि नहीं,
क्या ख्याल मुफ्ती है? साहब, डेबिट कार्ड जो है सब कॉन्टिनेंट में, उसमें ऑप्शन एक होता है, या तो कभी ऐप में होता है या आपको अपने बैंक में जाना होता है कि इसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स को अलाउ कर दें, तो वो हो ओके, जाता है। ठीक है। अगर ये बात है तो फिर आप ऐसा कर लें। तो देखें, ये काम जो है ना सिर्फ मेरा नहीं है, ये काम सिर्फ उस टीम का नहीं है जो इस काम में दिन रात लगी हुई है। हमारा काम तो अल्लाह ताला कर रहा है और वो कर देगा इंशाअल्लाह, हमें इसकी तवक्को है। और जब से बुरहान एकेडमी के तौर पर अल्लाह ताला ने ये इदारा दिया है, तो अल्लाह ने उस यकीन और ईमान में बड़ा इजाफा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम हो जाएगा। बात ये है कि इस काम में आपका की शिरकत है या नहीं, इस तजदीदी और तारीखी काम में। अभी हमारे एक्नॉलेज इस्लाम साहब ने जो बात कही ना, वो हकीकत है। तारीख में ये काम नहीं हुआ है, तारीख में ये काम नहीं हुआ इस लेवल का। हाँ, कुछ कोशिशें हुई हैं इंडिविजुअल या कुछ इदारों ने कोशिश की है, लेकिन इस लेवल का काम आज तक नहीं हो सका है। तो जब ये काम आज तक हुआ ही नहीं है इस लेवल का, और इस लेवल के काम में आप लेगेसी 200 में है, तो आप खुद तसव्वुर कर लीजिए कि आप इस उम्मत के लिए क्या करेंगे और क्या छोड़कर जाएंगे अच्छा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, एक सवाल बार बार कमेंट्स में आ रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप तक ये पहुंचाना जरूरी है। वो सवाल ये आ रहा है कि ज़कात के लिए, कि नहीं, हम अपने साल की ज़कात, हम हाँ, ज़कात नहीं लेते। तो ये ज़कात आप आता है। दीजिए गरीबों को, अपने रिश्तेदारों को, वो ज़कात के मुस्तहिक हैं। ज़कात आप देंगे अपने जानने वालों को। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी ज़कात के जो पहले मुस्तहिक हैं वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, कि जिनको जो शायद किसी तकल्लुफ की वजह से आपसे कह भी नहीं सकते कि हमें ज़रूरत है। आप खुद उनका ताउन करें, बढ़कर उनसे पूछें। बाद में जब बच जाए कुछ, तो इदारों को दे दिया करें जो ज़कात लेते हैं। हम ज़कात न लेते न लेंगे। हजरत, मुझे लगता है आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, खास करके इंडिया से। अच्छा